दोस्तों शुरू करते हैं। टीजीटी ऑल टीचर एग्ज़ाम के लिए वे सभी टीजीटी टीचर से संबंधित टेट एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के लिए, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है या फिर मुख्यमंत्री के लिए कौन शपथ दिलाता है? एक ही बात है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और चौथा ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? उसमें पहले क्वेश्चन में क्या था कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, और यहाँ पे बात हो रही है राज्यपाल की कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति जो होता है वो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार या फिर केंद्र सरकार के सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल अपने पद पर प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहता है जब तक बना रहता है, या फिर 5 साल तक अपने पद पर राज्यपाल बना रहता है। उससे पहले जब राष्ट्रपति चाहे जब उसका ट्रांसफ़र भी कर सकता है और उसको हटा भी सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का चुनाव यहाँ पे लोकसभा द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सदस्य जो होते हैं या फिर सांसद भी बोलते हैं उनको, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको सांसद बोला जाता है। तो लोकसभा के सदस्य या फिर सांसद द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है सांसद, तीसरा ऑप्शन सांसद और विधायक, चौथा ऑप्शन है मंत्रियों की परिषद। तो सांसद द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है यहाँ पे। और जो प्रधानमंत्री होता है वो उच्च सदन और निम्न सदन यानी राज्य और लोकसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो आपको पता है संवैधानिक जो मुखिया होता है वो देश का यहाँ पे राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति को ही यहाँ पे प्रथम नागरिक कहा जाता है, जबकि द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका गृह मंत्री, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, यानी कि राष्ट्रपति को प्रथम व्यक्ति माना जाता है भारत का। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। पांचों क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? अब यहाँ पर राज्य में पहला नागरिक किसको कहा जाता है? तो राज्य में पहला नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है, जबकि भारत में पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन गृह मंत्री, दूसरा ऑप्शन राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी राज्यपाल राज्य का प्रथम या पहला नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा आपका, वर्तमान लोकसभा 2019 के बाद है यानी कि कौन सी लोकसभा है 2019 के बाद? पहला ऑप्शन है 14वीं, दूसरा है 16वीं, तीसरा ऑप्शन 17वीं, चौथा ऑप्शन है 13वीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि फिलहाल 17वीं लोकसभा चल रही है। सातवां क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति कौन बताना है। इससे पहले राष्ट्रपति थे आपके प्रणब मुखर्जी, और जो करंट में आपके राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद। इनको 2017 में बनाया गया था राष्ट्रपति। तो पहला ऑप्शन है प्रदेशा पाटिल, दूसरा है रामनाथ कोविंद, तीसरा है एम वेंकैया नायडू और चौथा है प्रणब मुखर्जी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं करंट के। आठवां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो संविधान में भारत के में सरकार का ढांचा ये उल्लेख किया गया है। राजनीतिक दलों के नामों का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। वैसे लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल बहुत आवश्यक होते हैं, इम्पोर्टेंट हैं, बट इनका संविधान में कहीं भी कोई नामों का इनका उल्लेख नहीं किया गया है। तीसरा ऑप्शन है नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के अधिकारों का भी जिक्र संविधान में किया गया है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का भी संविधान में क्या है जिक्र किया गया है, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम भी संविधान में लिखे हुए हैं, जबकि राजनीतिक दलों के नाम संविधान में नहीं लिखे हुए। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड
नवा क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है। तो राज्यसभा में आपको पता है, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो कुछ चुन करके आते हैं स्टेट में, जो वो होते हैं क्या बोलते हैं उनको, एमएलए होते हैं उनके द्वारा। बट उनमें से कुछ यानी कि 12 जो सदस्य होते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, वो राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे नामांकित किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों को। निम्नलिखित में से 10वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो यहाँ पे संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 27 सदस्य थे, जब से इनसे पहले एक अस्थायी सदस्य भी थे। पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है आपका सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। तो जो राजगोपालाचारी थे भारत के, वो एकमात्र अंतिम और शुरुआत के वो भारतीय गवर्नर जनरल थे जो भारत के थे, और गवर्नर जनरल थे ये जो स्वतंत्रता के बाद जो गवर्नर जनरल थे, वो जो उनका देहांत हो गया था उसके बाद राजगोपालाचारी को जब गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो पहला ऑप्शन है बी पट्टाभी सीतारामैया, दूसरा ऑप्शन है टी कृष्णमाचारी, तीसरा ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी राजगोपालाचारी। 12वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था। 26 नवंबर 1947, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, तीसरा ऑप्शन 26 नवंबर 1950, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था, जबकि इसको लागू जनवरी में 1950 में किया गया था। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियायतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो आपको पता है 500 के लगभग रियायतों में भारत बटा हुआ था स्वतंत्रता के समय पर, जबकि सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई थी रियायतों को एकत्रित करने में, यानी इकट्ठा करने में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है। सेकंड ऑप्शन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है। तो आपको पता है समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र सरकार यानी दोनों ही सरकार मिलकर के जो कार्य होते करती हैं वो समवर्ती सूची में डाले जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, दूसरा ऑप्शन है केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा ऑप्शन स्थानीय सरकारी निकाय, चौथा ऑप्शन है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर के। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी। तो आपको पता है यहाँ पे यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष थे इसमें संविधान सभा के, और इसमें दो पहले मसौदा जो समिति बनी थी उसमें बी आर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो मुगल नियंत्रण से धीरे धीरे जो बंगाल अलग हुआ था वो आपका मुर्शिद कुली खान ने किया था, और इनके बाद में जो आए थे वो इनके अली वर्दी खान आए थे। इन्हों के ही राज में मुगलों से अलग अलग हो गया था बंगाल, और एक ताकतवर वो बन गया था बंगाल, बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई थी उसमें। पहला नादिर शाह, दूसरा ऑप्शन है बुरहानुल मुल्क, तीसरा ऑप्शन है अली वर्दी खान, चौथा ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था आपका लॉर्ड कैनिंग, और उसी ने फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी किसी भी संतान को फिर आगे शासक नहीं बनाया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है विलियम बेंटिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने ये फैसला दिया था। 18वां क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन किया। तो ये था एक शासक जो जहाँ कर रहे थे इंडियन लोग, उनको ब्रिटिश सरकार द्वारा आरोप लगा करके उनसे हड़पना, उनसे छीनना, उन पर कब्जा करना। तो उसने क्या किया,
उसने घोषित कर दिया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है, इसलिए वहाँ पे हमारा शासन करना यानी ब्रिटिशों का शासन करना आवश्यक है। तो ये ऑर्डर किसने दिया था आपका? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी और चौथा ऑप्शन लॉर्ड रिपन। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने ये बात कही थी। 19वां क्वेश्चन है कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो नाना साहेब जो थे ये पेशवा बाजीराव द्वितीय ने गोद लिए थे और नाना साहेब ने इसलिए अपने आप को पेशवा घोषित किया था कानपुर में। 1857 में भी ये सम्मिलित हुए थे और इसलिए इन्होंने, क्योंकि ये गोद लिए गए थे पेशवाओं द्वारा, मराठा पेशवाओं द्वारा, इसलिए इन्होंने खुद को पेशवा की उपाधि दी। तो पहला ऑप्शन है बाजीराव द्वितीय, दूसरा ऑप्शन नाना साहेब, तीसरा ऑप्शन बाजीराव प्रथम, चौथा ऑप्शन बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा नाना साहेब। इनको कह सकते हैं हम बाजीराव द्वितीय के पुत्र, गोद लिए गए पुत्र। 20वां क्वेश्चन है लास्ट आप आज के लिए, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? तो सीधी सी बात है, कारखाने के विषय में पढ़ाना है और यहाँ पे वो भी एसएस में यानी कि सामाजिक सब्जेक्ट में, सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक अध्ययन में। तो यहाँ पे तो सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से होती हैं, तो आपको पता है किसी कारखाने की यात्रा करा दो, ये सबसे बेहतर विधि होगी। पहला ऑप्शन है किसी विषय को नियंत्रित करना है, दूसरा ऑप्शन है किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, तीसरा ऑप्शन है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, चौथा ऑप्शन है एक कहानी सुनाना। तो यहाँ पे सबसे बेहतर जो उपयोगी जो विधि होगी वो होगी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, जिससे प्रत्यक्ष अनुभव ले सकें और स्थायी ज्ञान प्राप्त कर सके बच्चे। तो ये थे